जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट लंबे समय से रेलवे में आरपीएफ भर्ती आरपीएफ वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ है। आरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या है आरपीएफ का, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितना एग्ज़ाम होता है, कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन इसका कैसा होता है और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाता है। तो यदि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं यहाँ पे आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस मालूम चलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग अपना फॉर्म है जो 15 अप्रैल 2024 से भर सकते हैं और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 14 मई 2024 है। यानी पूरे लगभग एक महीने का समय दिया गया है। 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो करेक्शन करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए आपका जो मान सकते हैं विंडो ओपन होगा वो 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में। 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में यदि फॉर्म में कुछ गलती हो जाता है तो आप लोग मॉडिफाई कर पाइएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में लेवल 3 की भर्ती है, यानी जो आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग कांस्टेबल यानी आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है वो आपका लेवल 3 का पोस्ट है। इनिशियल पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 21,700 है। इनिशियल पे कहने का मतलब हुआ ये जो आपका बेसिक पे 21,700 हुआ, यानी आप लोग जॉब जब करेंगे तो लगभग आपको ये जो सैलरी है वो 45,000 के समथिंग स्टार्टिंग में ही बनेगी, क्योंकि ये जो आपका बेसिक पे है इस पे महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, एक्स्ट्रा और अदर अलाउंसेस मिलते हैं। लगभग आपका सैलरी स्टार्टिंग में ही 45,000 पहुँच जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 मांगा जाता है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड B1 कहने का क्या मतलब होता है हम लोग बात करेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल में जो एज की सीमा है 1 जुलाई 2024 तक, वो देख सकते हैं 18 से लेकर के 28 साल। ये पहले 18 से लेकर के 25 साल हुआ करता था, लेकिन 3 साल का इस बार एज रिलैक्सेशन दिया गया है, इसलिए 18 से लेकर के 28 साल है। 1 जुलाई 2024 को ये एज काउंट हो रहा है। टोटल वैकेंसी देख सकते हैं 4,208 वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये मान सकते हैं ओवरव्यू है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे आप लोगों ने एज का क्राइटेरिया तो देख लिया कि कितना एज है। इसके अलावा जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कैंडिडेट हैं उनको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया मिल जाएगा कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी को कैंडिडेट को 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एज जो काउंट हो रहा है देख सकते हैं, एज काउंटिंग आपका यानी कि 1 जुलाई 2024 को हो रहा है। तो ये एज का क्राइटेरिया हो गया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट जो 10th पास हैं किसी भी बोर्ड से, मान सकते हैं किसी भी स्टेट से, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो जितने भी क्लास 10th जो कैंडिडेट पास कर रखे हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में साफ लिख दिया है कि जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास मान सकते हैं क्लास 10th का डिग्री होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सभी होना चाहिए। यानी जो कैंडिडेट अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या वेटिंग कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे B1 मांगा गया है। तो B1 कहने का क्या मतलब हुआ, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी आप लोग फिजिकली फिट हैं ऑल रेस्पेक्ट से, हाथ पैर से। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कैंडिडेट PWBD कैंडिडेट हैं इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी तरह से फिजिकली फिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका आई टेस्ट ही होता है।
आई टेस्ट में देख सकते हैं एक आंख यदि आपका 6/9 है, दूसरा 6/12 है, विथ और विथआउट ग्लासेस यानी चश्मा लगा करके या बिना चश्मा लगाए हुए। और यदि आप लोग चश्मा लगाते हैं तो पावर +-4 डायोप्टर तक आपका +-4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिनका भी चश्मा लगता है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नियर विजन 0.6 दोनों आंखों का मांगा गया है, चश्मा लगा करके भी या बिना चश्मा लगाए हुए। उसके अलावा आपको कलर विजन का टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट पास करना होगा, नाइट विजन का और मायोपिक मेसोपिक विजन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आई टेस्ट है जो आपको पास करना होगा, तभी आपको B1 यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड में मिलेगा। यानी आप लोग यदि चश्मा लगाते भी कोई कैंडिडेट है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट बिना नहीं चश्मा लगाते हैं उनका आंख फिट है तो वो तो एलिजिबल होंगे ही। लेकिन ये सवाल होता है कि क्या हमारा चश्मा लगता है तो हम लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते कि आप लोग का जो चश्मा का पावर है +-4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका यहाँ पे टोटल 3 स्टेजेस बताए गए हैं। 3 स्टेजेस में देख सकते हैं, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम जब आप लोग उसका कट ऑफ पार करेंगे तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाएगा। जो आपका मेरिट लगेगा यानी जो आपको नौकरी दी जाएगी, मेरिट DV में बुलाया जाएगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे ही बुलाया जाएगा। यानी आप लोग जो अपना एग्ज़ाम में जितना नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लगेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो आपको क्वालिफाई करना ही है, पास करना ही है, तभी आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें टोटल आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा। नो मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, यानी आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं, छोड़ देते हैं तो उसका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन यदि कोई भी सवाल गलत होता है तो उसका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रखा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, जो टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। मैथ से आपका 35 सवाल पूछा जाएगा, और इसमें देख सकते हैं अरिथमेटिक साफ लिख दिया गया है, एडवांस से सवाल नहीं आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 35 सवाल हो गया, और आपका जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 1.5 घंटे के समय में आपको सॉल्व करना है। इसी 120 क्वेश्चन के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यदि आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आर एज अंडर। मेल के लिए यानी जो मेल कैंडिडेट है आपको 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा, 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा, 800 मीटर दौड़ना होगा। मेल कैंडिडेट को 14 फीट का लॉन्ग जंप करना है, और मेल कैंडिडेट को 4 फीट का हाई जंप करना है। फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट का लॉन्ग जंप करना है, और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट का हाई जंप करना है। ये यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जितने भी मेल कैंडिडेट UR EWS या OBC से बिलोंग करते हैं उनका मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जितने भी UR EWS OBC से फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और SC ST फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो गढ़वाल, गोरखा, मराठा ये सभी कम्युनिटी से मेल कैंडिडेट के लिए 163 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155। चेस्ट एक्सपेंशन सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए UR EWS OBC से मिनिमम 80 सेंटीमीटर एक्सपैंड करके 85 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना होता है। SC ST मेल यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 76.2 होना चाहिए और एक्सपैंड करके 81.2। गढ़वाल, गोरखास के लिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर और एक्सपैंड करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का क्राइटेरिया है। यदि आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करेंगे तभी आपको अगले राउंड DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आएगी, जो आप लोगों ने 120 नंबर में से जितना नंबर लाया है उसी के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि कौन कैंडिडेट DV के लिए बुलाए जाएंगे। तो आपको जो ये सिलेबस है, मैथ से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल और
जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने होंगे क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। डीवी के अगले दिन ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो आपका B1 मांगा जाता है और B1 में मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने के लिए मिनिमम क्या आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हम लोगों ने बात पीछे किया। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। मेडिकल के बाद डायरेक्ट आपको वहाँ पे जॉब दी जाती है, जो भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बोर्ड वगैरह। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं।